हेलो फ्रेंड्स, दास्तान-ए-जुर्म के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आइए आज आपको ले चलते हैं जमशेदपुर शहर। जमशेदपुर शहर के कदमा थाना क्षेत्र के क्वार्टर नंबर N97 में रहने वाले टाटा स्टील के फायर ब्रिगेड कर्मचारी दीपक ने अपने घर में जिस तरह से अपने ही परिवार के 3 सदस्यों समेत 4 लोगों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस घटना को आज भी जमशेदपुर शहर के लोग भूल नहीं पाए हैं, क्योंकि दीपक ने अपनी पत्नी, 2 बेटियों और एक ट्यूशन टीचर को बेरहमी से मार दिया था। दोस्तों, इस दर्दनाक और हैरत अंगेज घटना की पूरी सच्चाई को जानने के लिए आप इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहें। आइए अब आपको बताते हैं इस घटना के बारे में। दीपक कुमार अपने परिवार के साथ जमशेदपुर शहर में कदमा थाने के इलाके में तीस्ता रोड पर क्वार्टर नंबर N97 में रहा करता था। परिवार में कुल 4 लोग थे: दीपक, उसकी पत्नी वीणा और उसकी 2 बेटियां। बड़ी बेटी श्रावणी 15 वर्ष की थी और छोटी बेटी दिव्या सिर्फ 10 वर्ष की थी। खुद दीपक की उम्र 40 वर्ष थी और उसकी पत्नी वीणा लगभग 36 वर्ष की थी। मूल रूप से बिहार के खगड़िया जिले का रहने वाला दीपक टाटा स्टील कंपनी में फायर ब्रिगेड कर्मचारी था। पिछले कुछ सालों से नौकरी के सिलसिले में वो जमशेदपुर में रहने लगा था। उसकी सैलरी भी ठीक ठाक थी और साइड बिजनेस के रूप में वो ट्रांसपोर्ट का काम किया करता था, इसलिए घर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन दोस्तों के धोखा देने और लॉकडाउन में ट्रांसपोर्ट बंद होने के कारण दीपक के घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने लगी थी। फिर 12 अप्रैल को दीपक ने अपने दोस्त रोशन और उसकी पत्नी आराध्या को लंच पर घर पर बुलाया। सुबह के करीब 9:30 बजे जब दीपक ने रोशन को फ़ोन किया तो रोशन ने तबीयत ठीक न होने का बहाना बनाकर दीपक के घर आने से मना कर दिया था। रोशन और उसकी पत्नी आराध्या से दीपक के पारिवारिक और बहुत अच्छे संबंध थे, और इसकी वजह सिर्फ ये थी कि दरअसल रोशन आराध्या से प्यार करता था, लेकिन दोनों के घर वाले इस रिश्ते से राज़ी नहीं थे। तो उस समय दीपक ने इन दोनों के परिवारों को रजामंद करके रोशन और आराध्या की शादी कराई थी। और दीपक का जो छत्तीसगढ़ में ट्रांसपोर्ट का काम था, वहाँ पर उसके दोस्त रोशन का भी ट्रक चलता था, और रोशन की पत्नी आराध्या दीपक को मामा कहती थी। रोशन और आराध्या कुछ महीने पहले ही जमशेदपुर में शिफ्ट हुए थे। दीपक ने दोपहर में करीब 1 बजे अपनी पत्नी वीणा के मोबाइल से आराध्या को फिर से फ़ोन करके लंच पर ज़रूर आने के लिए कहा, तो आराध्या उस वक्त मना नहीं कर पाई। उसने कहा, ठीक है मामा जी, हम ज़रूर आएंगे। और दोपहर में करीब 2:30 बजे रोशन अपनी पत्नी आराध्या और 1 साल की बेटी के साथ कार से कदमा में दीपक के घर पहुंचा, और रोशन के साथ उसका साला अंकित भी था, क्योंकि अंकित दिल्ली में रहता था और वह बहन बहनों से मिलने जमशेदपुर आया हुआ था। दीपक के घर पहुंचने पर दीपक ने ही गेट खोला। उसने रोशन और उनकी पत्नी का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, लेकिन उनके साथ तीसरे युवक को देखकर दीपक ने रोशन की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। रोशन ने कहा कि ये मेरा साला है अंकित, और यह दिल्ली से आया हुआ है। रोशन उसकी पत्नी और अंकित को ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए दीपक ने कहा, आप लोग बैठो, मैं फ्रिज से ठंडा पानी लेकर आता हूँ। तो आराध्या ने कहा, मामा जी, पानी लाने के लिए आप वीणा मामी से कह दीजिए। दीपक ने कहा कि मैं तुम्हें ये बात बताना भूल गया कि वीणा कुछ देर पहले ही मेरे भाई के घर रांची चली गई है, और साथ में दोनों बच्चों को लेकर भी चली गई है। फिर दीपक ने कुछ सोचते हुए कहा कि घर में अकेला मैं ही हूँ और मैं आप लोगों की सेवा करूँगा। आराध्या ने नाराज़गी भरे लहजे में कहा कि मामा जी, हमें शर्मिंदा मत कीजिए, आपने हमें बेकार में लंच पर बुलाया। जब मामी घर पर नहीं है तो हम लंच के लिए फिर कभी आ जाएंगे। दीपक ने आराध्या को भरोसा दिलाते हुए कहा कि जब आपको लंच पर बुलाया है तो बाज़ार से खाना आ जाएगा, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें। दीपक की इस बात पर आराध्या ने अपने पति रोशन की तरफ देखा। रोशन अब क्या कह सकता था। उसने फ्रिज से पानी लाने जा रहे दीपक को सोफे पर ही बैठा लिया और वे दोनों बात करने लगे।
बात करते हुए अभी 5 मिनट ही हुए थे कि आराध्या की बेटी ने बाथरूम कर दिया। आराध्या बेटी को गोद में लेकर बाथरूम में चली जाती है और बाथरूम में उसने अपनी बच्ची को साफ किया और उसके पीछे पीछे रोशन भी अपनी बीवी की मदद करने के लिए बाथरूम में आ गया था। बाथरूम में वापस ड्राइंग रूम में आते समय उन्होंने किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वो तेज़ी से चलकर ड्राइंग रूम में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि दीपक हथौड़े से अंकित पर हमला कर रहा था, लेकिन रोशन कुछ समझ नहीं पाया और अचानक ऐसी क्या बात हो गई थी कि जिसकी वजह से दीपक अंकित को मार रहा है। वह दीपक से पूछते हुए अंकित को बचाने की कोशिश करने लगा तो दीपक ने उसकी बच्ची को अपनी ओर खींचते हुए उसे मारने की कोशिश की। रोशन अपनी बच्ची को बचाने लगा तो दीपक ने उस पर भी हथौड़े से हमला कर दिया था और रोशन को कई चोटें भी लगी, लेकिन किसी तरह से रोशन अपनी बेटी, पत्नी और साले को बचाकर वहां से भाग निकला। रोशन के साले अंकित के सिर पर चोट लगी थी और खून बह रहा था। उसके सिर पर रुमाल बांधकर खून रोकने की कोशिश की गई। फिर वह कार से सीधे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंचे क्योंकि अंकित का इलाज ज़रूरी था। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उसके बाद रोशन ने दीपक के साले विनोद को फ़ोन करके इस पूरी घटना की जानकारी दी। इस घटना के बारे में सुनते ही विनोद को दाल में कुछ काला नज़र आने लगा। उसने ये बात अपने छोटे भाई आनंद साहू को बताई। दीपक की ससुराल जमशेदपुर के शास्त्री नगर में ही थी। शाम करीब 4 बजे विनोद और उसके घर वाले दीपक के क्वार्टर पर पहुंचे। वहां गेट पर ताला लगा हुआ था, लेकिन अंदर एसी चल रहा था। विनोद और उसके घर वाले सोच विचार कर ही रहे थे कि इसी बीच में रिंकी को ढूंढते हुए उसकी माँ और बहन विपाशा भी वहां पहुंच गए थे। उन्होंने बताया कि रिंकी दीपक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आती है और वह सुबह 11 बजे घर से निकली थी, लेकिन वह अभी घर तक नहीं पहुंची है। रोज़ तो दोपहर 1 बजे घर वापस आ जाती थी। अपनी बहनों की ऑनलाइन क्लास होने के कारण उस दिन रिंकी अपना मोबाइल फ़ोन अपनी बहन को ही देकर चली आई थी। जब रोज़ की तरह रिंकी समय पर घर वापस नहीं पहुंची तो घर वालों ने दीपक को फ़ोन करके पूछा तो दीपक ने बताया कि वो ट्यूशन पढ़ाकर वापस जा चुकी है। इसके बाद जब दोपहर के 3 बजे तक रिंकी घर वापस नहीं पहुंची तो माँ नीलिमा और उसकी बहन विपाशा दीपक के क्वार्टर पहुंची और इसी चिंता में माँ बेटी वहां से सीधा कदमा थाने पहुंची और पुलिस को पूरी बात बताई। पुलिस ने किसी दुर्घटना होने की शंका जताते हुए एक बार हॉस्पिटल में देखने की उन लोगों को सलाह दी। वे हॉस्पिटल गए, लेकिन वहाँ पर भी कुछ पता नहीं चला तो थक हार कर वो दोनों दोबारा दीपक के क्वार्टर पर पहुँच गए। यहाँ उन्हें विनोद और उनके घर वाले मिले। विनोद ने रिंकी की माँ और उसकी बहन के साथ बात करके दीपक के क्वार्टर के दरवाजे पर लगा ताला तोड़ दिया। विनोद अंदर कमरे में गया और चीखते चिल्लाते हुए बाहर आया। उसने बताया कि वीना और उसकी दोनों बेटियां मरी पड़ी हैं। यह सुनकर विनोद के साथ दूसरे लोग भी कमरे में आए। उन्होंने वीना और दोनों बच्चियों को हिलाकर देखा तो उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। वीना और उनकी दोनों बेटियों के शव देखकर विनोद और उसके घर वाले तेज तेज रोने लगे। इधर दीपक की पत्नी और बेटियों के शव देखकर रिंकी की माँ और बहन को शक हुआ और खोजबीन में रिंकी की एक चप्पल उन्हें बाहर पड़ी हुई मिल गई। इससे उनका संदेह और भी बढ़ गया था और वह घर में रिंकी को तलाश करने लगी। उसकी स्कूटी तो बालकनी में नीचे खड़ी मिली, लेकिन रिंकी कहीं नहीं मिल रही थी। उसकी बहन विपाशा अपनी माँ को दिलासा देते हुए अलग अलग कमरों में पड़ी चीज़ों को हटाकर देखने लगी और जैसे ही उसने एक कमरे में पड़े बेड का बॉक्स खोला तो उसमें रिंकी का शव पड़ा हुआ मिला। उसके हाथ बंधे हुए थे और उसकी लाश अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई थी। रिंकी की लाश देखकर नीलिमा और विपाशा रोने लगे और एक ही क्वार्टर में 4 लोगों की हत्या होने के बाद पूरे शहर में खलबली मच गई। सूचना मिलने पर कदमा थाना पुलिस प्रभारी से लेकर डीएसपी, एसपी और एसएसपी के अलावा फोरेंसिक टीम वहां मौके पर पहुंच गई। पुलिस अफसरों ने घटना स्थल का मुआयना किया। उन्हें एक कमरे की दीवार पर खून के कुछ छींटे मिले। तलाशी के दौरान कमरे में
खून में सना हथौड़ा और खून लगा हुआ एक तकिया भी मिला और शराब की एक बोतल भी मिली। फोरेंसिक टीम ने फिंगरप्रिंट लिए और ज़रूरी सबूत इकट्ठे किए। घटना स्थल पर मिली लाश की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वीना और उसकी दोनों बेटियों की हत्या कई घंटे पहले उसने कर दी थी और पुलिस द्वारा अनुमान ये लगाया गया कि सुबह करीब 11 बजे के बाद रिंकी जब दीपक की बेटियों को ट्यूशन पढ़ाने आई होगी तो उसने वीना और दोनों बच्चे के शव देख लिए होंगे और दीपक ने राज खुलने के डर से रिंकी को दूसरे कमरे में ले जाकर मार दिया होगा। रिंकी की हत्या 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे के बीच की गई थी, क्योंकि 1 बजे दीपक ने रोशन की पत्नी आराध्या को लंच पर बुलाने के लिए फ़ोन किया था। 21 साल की रिंकी के अस्त व्यस्त कपड़ों को देखकर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का भी अनुमान लगाया गया। पुलिस ने जरूरी जांच पड़ताल और लिखा पढ़ी के बाद चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया। पुलिस को इस कार्रवाई में रात हो गई थी, इसलिए रात में पोस्टमार्टम नहीं हो सका और इन चारों हत्याओं का शक सीधा दीपक पर था, लेकिन वह फरार हो चुका था और उसका कुछ अता पता नहीं था। अधिकारियों ने दीपक के ससुराल वालों से पूछताछ की तो पता चला कि वह उस दिन सुबह ही ससुराल गया था। ससुर पारसनाथ साहू ने दामाद दीपक से जब अपनी बेटी और उसके बच्चों के बारे में पूछा तो उसने कहा था कि वह रांची में उसके भाई के घर पर गए हुए हैं। पारसनाथ ने पुलिस को बताया कि कदम रोड पर कुछ दिनों से चोरी की वारदातें हो रही थी, इसलिए बेटी वीना ने अपने कीमती गहने सुरक्षा के लिहाज से उनके घर पर रखवा दिए थे। फिर दीपक एक दिन पहले 11 अप्रैल की शाम को भी अपनी ससुराल गया था। तब वह वहां बच्चों के साथ खेलता रहा और फिर कुछ देर रुककर चला गया था। इसके बाद दूसरे दिन सुबह वह दोबारा आया और अपने गहनों को लेकर चला गया। पुलिस ने ससुराल वालों से दीपक का मोबाइल नंबर लिया ताकि उसकी लोकेशन का पता लगाया जा सके, तो पता चला करीब 3 बजे उसकी आखिरी लोकेशन जमशेदपुर के ही रमाला होटल के पास विष्णुपुर में मिली। उसके बाद फिर उसका मोबाइल बंद हो गया और दीपक की बुलेट भी उसके घर पर नहीं मिली। इसलिए पुलिस ने सोचा कि ससुराल से गहने लेकर वह बुलेट से फरार हो गया है। इस जांच पड़ताल में पुलिस को अब रात के 10 बज चुके थे, इसलिए पुलिस ने दीपक के क्वार्टर को सील करके जांच को अगले दिन करने का फैसला किया और 13 अप्रैल को सुबह से ही पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। दीपक के क्वार्टर की तलाशी में एक कमरे में स्पर्म लगा गमछा और रिंकी के कुछ कपड़े भी मिले और इसी कमरे में बेड के एक बॉक्स में रिंकी का शव भी मिला। जांच में यह भी पता चला कि 12 अप्रैल की सुबह दीपक ससुराल से जो गहने लेकर आया था, उसने वो गहने सुबह करीब 10:30 बजे RK ज्वेलर्स को बेच दिए थे। क्योंकि दीपक ज्वेलर का जानने वाला था तो दुकानदार रमेश सोनी ने उसने ज़मीन खरीदने के बहाने इन गहनों को बेचने की बात कही थी। दुकानदार ने रुपए देने के लिए 2-3 घंटे का समय मांगा होगा, इसलिए पुलिस ने ये अनुमान लगाया कि इसके बाद दीपक अपने क्वार्टर पर गया होगा और कुछ देर बाद ट्यूशन टीचर रिंकी घोष वहां पहुंची होगी। रिंकी ने कमरे में पड़ी लाशों को देख लिया होगा तो दीपक ने उसको पकड़ लिया होगा और फिर रिंकी के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करके शव को बेड के बॉक्स में छिपा दिया होगा। रिंकी के शव को ठिकाने लगाने के बाद दोपहर करीब 1:30 बजे दीपक वापस ज्वेलर के पास पहुंच गया। ज्वेलर ने उसे कुछ रुपए नकद दिए और बाकी पैसे 1-2 दिन में देने की बात कही, तो दीपक ने बाकी बचे रुपयों को अपने भाई के बैंक खाते में ट्रांसफ़र करने को कहा, तो दुकानदार ने पैसे बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए हाँ कह दी। इसके बाद दीपक वापस अपने क्वार्टर पर आया होगा और कुछ देर बाद रोशन अपनी पत्नी, बेटी और अपने साले के साथ लंच करने के लिए दीपक के घर पहुंच गया। वहां दीपक ने अंकित और रोशन पर जानलेवा हमला किया, लेकिन वह सब दीपक से बचकर भाग गए। उसके बाद दीपक दोपहर के 3 बजे अपने क्वार्टर पर ताला लगाकर बुलेट लेकर फरार हो गया। पुलिस को दीपक के ससुराल वालों से पूछताछ में पता चला कि दीपक का किसी न किसी बात पर पत्नी वीना से झगड़ा होता ही रहता था। दीपक अपने पारिवारिक झगड़ों के लिए रोशन और उसकी पत्नी आराध्या को दोषी मानता था।
शायद इसलिए दीपक ने अपनी पत्नी और दोनों बेटियों की हत्या करने के बाद रोशन और आराध्य को भी जान से मारने के प्लान से ही लंच पर बुलाया था। लेकिन रोशन के साथ लंच पर उसका साला अंकित भी पहुंच गया और दो व्यक्तियों के बीच दीपक का हमला अब कमज़ोर पड़ गया और इस तरह रोशन के परिवार की जान बच गई। और ससुराल वालों से ये भी पता चला कि दीपक अपने बड़े साले विनोद साहू को भी जान से मारने की फिराक में था। इसलिए उसने ज़मीन के संबंध में कोई बात करने के लिए दोपहर में विनोद को फ़ोन करके अपने घर बुलाया था। लेकिन विनोद काम में व्यस्त होने की वजह से दीपक के घर नहीं जा सका, इसलिए उसकी जान बच गई। क्योंकि विनोद ने कुछ साल पहले ही किसी लड़की से अफेयर के मामले में दीपक की पिटाई कर दी थी और तब से दीपक विनोद से रंजिश रखता था। दीपक के छोटे साले आनंद साहू के बयान के आधार पर कदमा थाने में दीपक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करा लिया गया। उधर रोशन ने पहले ही दीपक के खिलाफ जानलेवा हमला करने की शिकायत थाने में दर्ज करा दी थी। दूसरी ओर पुलिस ने शवों के पोस्टमार्टम कराने के बाद मृतकों के शव परिजनों को सौंप दिए। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद और सूचना मिलने के बाद भी दीपक के परिवार में से कोई जमशेदपुर नहीं आया। वीना और उसकी बेटियों के शवों का अंतिम संस्कार भी मायके वालों ने ही किया। पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि दीपक ने ही 12 अप्रैल की सुबह हथौड़े से वार करके अपनी पत्नी और दोनों बेटियों की हत्या की थी। उसने वीना के सर में 2 जगह और उसके चेहरे पर भी वार किए थे। फिर तकिए से उसका मुंह दबाया और बड़ी बेटी के सर में पीछे से चोट की गई थी और उसका भी गला दबाया गया था। दीपक सबसे ज़्यादा प्यार अपनी छोटी बेटी दिव्या से करता था, लेकिन उसके सर के पीछे भी तेज चोट मारी गई थी, जिससे उसके सर की कई हड्डियां टूट गई थी। पुलिस के लिए अब दीपक को तलाश करना और उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी हो गया था। उसके दोस्तों और ससुराल वालों से उसके छिपने के ठिकानों के बारे में पूछताछ करके पुलिस ने कई अलग अलग टीमें बनाई। फिर जमशेदपुर और रांची के अलावा बिहार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल तक उसकी तलाश शुरू कर दी थी। कई जगह छापे मारे गए और साथ ही उसकी मोटरसाइकिल की तलाश भी शुरू कर दी गई। पुलिस ने दीपक के भाई और बहनों से भी बात की और उनके मोबाइल नंबरों की भी जांच की और 4-5 दिन की भागदौड़ के बाद 16 अप्रैल को पुलिस ने दीपक को धनबाद के इलाके से अरेस्ट कर लिया। दीपक 12 अप्रैल की दोपहर को जमशेदपुर से बुलेट लेकर निकला था और राउरकेला पहुंचा था। बुलेट को उसने राउरकेला में ही छोड़ दिया था। फिर दीपक वहां से टैक्सी लेकर पुरी और रांची होते हुए 15 अप्रैल को धनबाद पहुंच गया था। वहां पर एक होटल में रुका, क्योंकि दीपक अपने पास रखे हुए रुपयों में से कुछ रुपये अपने भाई के खाते में जमा कराना चाहता था। इसलिए वह 16 अप्रैल को धनबाद के एक प्राइवेट बैंक में पैसा जमा कराने के लिए गया। बैंक में पैसे जमा होते ही दीपक के भाई के मोबाइल पर मैसेज आया, क्योंकि पुलिस ने दीपक और उसके भाई का मोबाइल नंबर पहले ही सर्वेलेंस पर लगा रखा था। इसलिए दीपक के भाई के नंबर पर मैसेज आते ही पुलिस को दीपक का सुराग मिल गया और तुरंत ही जमशेदपुर पुलिस ने धनबाद पुलिस को सूचना दी। धनबाद की पुलिस आनन फानन में बैंक पहुंची। ठीक उसी समय दीपक दोबारा बैंक में पहुंचा तो पुलिस ने उसे वहीं पर अरेस्ट कर लिया। फिर पुलिस 17 अप्रैल को धनबाद से दीपक को जमशेदपुर लेकर आई। जमशेदपुर में पुलिस ने दीपक से पूछताछ की तो दीपक ने पुलिस को इन चारों हत्याओं की जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए और परेशान हो गए। दीपक ने पुलिस को बताया कि पहले वो अपने माता पिता के साथ रहता था, वहाँ पर उसका आलीशान मकान था। प्रभु उसका बहुत जिगरी दोस्त था और साल 2004 में दीपक की शादी वीना से हो गई थी और 2012 में दीपक को टाटा स्टील में फायरमैन के पद पर नौकरी मिल गई थी। इसके बाद वह जमशेदपुर के कदमा इलाके में आकर रहने लगा। दीपक का परिवार बढ़ने के साथ साथ उसकी जिम्मेदारियां भी और खर्च भी बढ़ने लगा था। फिर एक दिन दीपक ने अपने दोस्त प्रभु से कोई साइड बिजनेस कराने के लिए बात कही तो प्रभु ने उसे अपना पुश्तैनी मकान बेचकर ट्रांसपोर्ट का काम करने की सलाह दी, क्योंकि दीपक के पास उस वक्त उतने पैसे इस बिजनेस को शुरू करने के लिए नहीं थे।
दीपक को अपने दोस्त प्रभु की बात अच्छी लगी। ट्रांसपोर्ट के काम में दीपक की अच्छी आमदनी होने लगी। लेकिन फिर 1 साल बाद कोरोना के कारण लॉकडाउन हो जाने से उसकी आमदनी कम हो गई। इस बीच दीपक को पता चला कि प्रभु ने जो ट्रक दिलवाया था उस पर 5 लाख रोड टैक्स बकाया है। परिवहन विभाग का नोटिस आने पर दीपक ने कर्ज लेकर टैक्स जमा कराया। इसके लिए उसने टिस्का कॉरपोरेट सोसाइटी से कर्ज लिया। सोसाइटी से कर्ज लेने के बाद उसकी तनख्वाह कम हो गई और ट्रक से भी उसकी आमदनी कम हो गई थी। फिर प्रभु के भांजे रोशन ने दीपक का ट्रक उसी कंपनी में लगवा दिया जिसमें रोशन का ट्रक भी लगा हुआ था। लेकिन दीपक को उसके ट्रक की कमाई का हिस्सा नहीं दिया करता था और इसी के चलते दीपक लगातार कर्जदार होता चला गया और दीपक पूरी तरह से बर्बाद हो गया। दीपक अपनी इस बर्बादी के लिए प्रभु और उसके भांजे रोशन को जिम्मेदार मानता था और फिर दीपक ने उनसे बदला लेने के लिए कुछ इस तरह से प्लान बनाया। उन दिनों दीपक अपने मोबाइल फ़ोन पर वेब सीरीज़ देखा करता था और वेब सीरीज़ को देखकर ही उसने हथौड़े से हत्या करने का प्लान बनाया। उसने अपने दोनों दोस्तों को मारने की योजना बना ली, लेकिन वह इस बात से परेशान था कि प्रभु और रोशन की हत्या करने के बाद अगर वो पकड़ा गया और जेल चला गया तो उसके बीवी बच्चों का क्या होगा। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने अपने परिवार को भी ख़त्म करने का निर्णय ले लिया और 12 अप्रैल को दीपक सुबह जल्दी ही उठ गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी वीना पानी भर रही है। वह बिस्तर पर ही बेचैनी से इधर उधर करवटें बदलता रहा। उसकी पत्नी वीना पानी भरने और छोटे मोटे घरेलू काम करने के बाद सुबह करीब 8 बजे फिर बेड पर लेट गई और दीपक ने उसी दिन अपने परिवार की और दोनों दोस्तों की हत्या करने का आखिरी फैसला लिया था। दीपक ने पहले से ही बेड के पास छिपाकर रखा हुआ था हथौड़ा, वो निकाला और वीना के सर में पीछे से वार कर दिया और इससे पहले कि वह चीखती, दीपक ने तकिए से उसका गला दबा दिया और वीना की मौत हो गई। इसके बाद दीपक ने दूसरे कमरे में जाकर वहाँ पर देखा कि उसकी दोनों बेटियाँ सो रही थी। दीपक ने एक नज़र उनको देखा, फिर बड़ी ही बेरहमी से दीपक ने पहले बड़ी बेटी के सर में हथौड़ा से वार करके उसे मौत की नींद सुला दिया और फिर इसी तरह उसने छोटी बेटी को भी मौत की नींद सुला दिया। अपनी पत्नी और दोनों बेटियों की हत्या करने के बाद उसने रोशन को लंच पर आने के लिए फ़ोन किया। इसके बाद दूसरे दोस्त प्रभु को फ़ोन करके शाम को 4 बजे बेड़ा जगह पर मिलने की बात कही। दोनों दोस्तों से बात करने के बाद वह नहा धोकर ससुराल गया और वहां से अपने गहने लेकर ज्वेलर्स के पास पहुंचा, फिर गहने बेचकर वापस आ गया। दीपक ने पुलिस को बताया कि कुछ देर बाद ही रिंकी घोष उसके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आ गई थी। रिंकी ने दीपक की पत्नी वीना और बच्चों के शव देख लिए थे, तो राज खुलने के डर से उसने रिंकी के सर पर भी हथौड़े से हमला करके उसे मार दिया। इसके बाद उसने रिंकी के मृत शरीर के साथ दुष्कर्म किया और रिंकी के शव को बेड के बॉक्स में छिपा दिया। लेकिन रोशन की हत्या का प्लान फेल हो जाने के बाद वह बहुत ज़्यादा डर गया था, इसलिए उसने अपने क्वार्टर पर ताला लगाकर वो बुलेट से फरार हो गया और इस तरह से उसकी प्रभु को मारने की योजना भी अधूरी रह गई। जल्लाद बने दीपक की सनक में ट्यूशन टीचर रिंकी बेमौत मारी गई। वह जमशेदपुर में कदमा रामधन नगर की रहने वाली नीलिमा घोष की 3 बेटियों में से सबसे बड़ी बेटी थी। रिंकी जमशेदपुर वुमेन कॉलेज में बीए की लास्ट ईयर की स्टूडेंट थी। इस घटना से कुछ दिन पहले ही दीपक अपने परिवार के साथ पुरी घूमकर आया था और 11 अप्रैल की रात को भी वह अपने परिवार के साथ एक पार्टी गया था। देखने से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि दीपक इतना बड़ा जल्लाद भी हो सकता है, लेकिन अचानक इंसान से हैवान बने दीपक ने अपना हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया था और उसने रिंकी के परिवार की खुशियां भी छीन ली थी। पुलिस ने दीपक के इस पूरे बयान और घटना से मिले सारे सबूतों के आधार पर चार्जशीट तैयार करने के बाद दीपक को कोर्ट में पेश किया और फिर दीपक की इस दरिंदगी को देखते हुए कोर्ट ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या परेशान करना बिल्कुल नहीं है,
बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। दास्तान जुर्म अभी बाकी है। हम जल्दी फिर लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमारी ये कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।